नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं कमांडर ब्रह्मपाल सिंह सर। कमांडर सर, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी। जी, कमांडर सर, मैं आज सीधे-सीधे आपको कुछ तस्वीरों के साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूँगा। ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और इस फ्रेम में सेना के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर नहीं, ये वीडियो है, बहुत छोटा-सा वीडियो है। डोभाल साहब, एयरफोर्स चीफ, थल सेना अध्यक्ष और नेवल चीफ, उनके साथ रक्षा मंत्री। सर, इसके तुरंत बाद कल प्रधानमंत्री ने सीसीएस की मीटिंग ली और आज जिस समय हमारे दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री लगातार बड़ी ऐसी जो कमिटीज होती हैं, उनकी मीटिंग्स ले रहे हैं। वो सारी कमिटीज जो किसी युद्ध या किसी बड़े ऑपरेशन के समय में आवश्यक होती हैं, वो सारे काम किए जा रहे हैं। कल पीएमओ ने जो मीटिंग ली, जो वीडियो मैं बार-बार दिखा रहा हूं, अभी भी दिखाऊंगा। सर, इसमें बॉडी लैंग्वेज से लेके बाकी सारी चीजें कुछ कह रही हैं, बड़ा साफ कह रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वॉर रूम मीटिंग है। इससे संकेत क्या निकल के आते हैं सर? तीनों विंग्स का वहां होना, एनएसए का वहां होना और सीसीएस की पहलगाम हमले के बाद दूसरी बार मीटिंग और अब बिल्कुल फाइनल स्टेज की तरह, जैसे भारत अब कहीं जा रहा है, कहीं जाने को है, निर्णय की लेवल पर। कैसे देखते हैं सर आप? साहब देखिए, जो कल टॉप सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग चेयर की है प्रधानमंत्री जी ने, जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, आर्मी नेवी एयरफोर्स के डिफेंस मिनिस्टर, ये दर्शाता है कि जब भी कभी बड़ी कार्रवाई या बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या कोई भी उस तरह की बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, तो सिचुएशन का एक आकलन किया जाता है हर लेवल से। आर्मी नेवी एयरफोर्स की क्या तैयारी है, इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट्स हैं, या जब भी कभी इस तरह का एक्शन होता है तो ओवरऑल व्यू लिया जाता है। ये एक प्रधानमंत्री जी का ये मीटिंग लेना ये दर्शाता है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, समथिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड बाय आवर नेशन, बाय आवर डिफेंस फोर्सेस। नंबर 2, आपने बात की कि बहुत कम अंतराल पे सीसीएस की दूसरी मीटिंग। ये सीसीएस की देखिए, सीसीएस इज द बॉडी, हाईएस्ट बॉडी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, और उसमें जो हाईएस्ट लेवल के, उसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है जितने भी ये डिसीजन लिए जाते हैं। दैट इज द हाईएस्ट ऑथराइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच टेक्स द डिसीजन फॉर सच ऑपरेशंस। दूसरा, आप देखिए जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है 22 तारीख के बाद में, 22 अप्रैल जब से पहलगाम हमला हुआ है, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इवेंट्स आर बीइंग डेवलप्ड, लेट इट बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अजीत डोभाल जी एनएसए, या इंटेलिजेंस अपरेटस हो, हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज की सिंक्रोनाइजेशन हो, या साजो सामान हथियारों की तैयारी हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी तरफ खींचना हो, चाहे कॉम्बिंग ऑपरेशन जो अभी JNK में चल रहा है, वैली में चल रहा है, उनको टेररिस्ट को सर्च करने के लिए, तो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। अब इनसाइड जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है कंट्री की, दैट वी कैन नॉट डिस्कस एंड वी डू नॉट हैव एक्सेस आल्सो, बिकॉज वी आर नॉट in the government and we don't have access to such a top secret missions. But we are staying in this country, we are a responsible citizen and we have a background of the defense forces. अब इस तरह की सिचुएशंस में किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं और किस तरह से बदले लिए जाते हैं, किस तरह से आगे प्रोसीड किया जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कि आप देखिए, आप थोड़ा सा ओवरव्यू पाकिस्तान का भी ले लीजिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इस चिंगारी को लगाया, उनका ये कृत है, थ्रू जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे पाल रखी है, उनके थ्रू इन्होंने ये काम कराया है।
उसके बाद में आर्मी चीफ is underground. He is not heard, he is not seen anywhere in any video, any talk, any newspaper. He has gone underground. Number one. Now, Prime Minister, जो स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर है, who is very weak, जब से पाकिस्तान बना है आज तक, अगर मैं ये कहूं कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के इतने सालों में, वो भी हॉस्पिटल चले गए हैं. He has also gone to hospital. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी तरफ सिचुएशन ज्यादा खराब है. पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्रैकडाउन है इंडस वैली का, इंडस रिवर का पानी रोकने के बाद में, और जो दूसरे ब्लॉकेड इकोनॉमिक सैंक्शंस के बारे में, अटारी बॉर्डर और वाघा बॉर्डर बंद करने के बाद में, वहां पर इकोनॉमिक स्ट्रेस है. पॉलिटिकल लीडरशिप है नहीं. आर्मी लीडरशिप जो जनरल असीम मुनीर दिखा रहे थे, एंड उनका एक ये हिडन एजेंडा है कि जिस तरह से पहले परवेज मुशर्रफ वगैरह इस तरह का करते रहे हैं, वो वहां के एस्टेब्लिशमेंट को, वहां के आवाम को गुमराह करके और इस तरह के कृत करा के वो वहां पे एक माइलेज लेना चाहते हैं और पाकिस्तान में अपना रूल कायम करना चाहते हैं, अपना आगे का कैरियर बनाना चाहते हैं, बेसिकली रुथलेस कैरियर बनाना चाहते हैं वो, जो कि वहां पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप की ये फितरत रही है हमेशा. ये पहली बार नहीं है, इट हैज ऑलवेज बीन देयर. चाहे आप पहले से किसी भी एरा में आप जाएं, चाहे परवेज मुशर्रफ से पहले का एरा हो, वहां पे मिलिट्री लीडरशिप आई है. मिलिट्री लीडरशिप ने पॉलिटिकल लीडरशिप को हमेशा खत्म किया है और देश पे कब्जा किया है, और कब्जा करके वहां पे उस पाकिस्तान को वापस वहीं ले गए हैं जहां जीरो पे ले जाकर के फिर खड़ा होता है. तो बात यह है कि उस साइड में हालत बहुत ज्यादा खराब है, और आज की तारीख में पाकिस्तान इससे पहले इतना कमजोर कभी नहीं था एज फार एज द लीडरशिप इज कंसर्न. अब हम आते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या होगा या क्या हो सकता है. देखिए, इंडिया नेवी को यूज करके अरेबियन सी में ब्लॉकेड कर सकता है. वार से पहले की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी स्ट्राइक से पहले की बात मैं कर रहा हूं, विच इज ऑलरेडी हैपनिंग के आईएनएस विक्रांत with its paraphernalia, the entire fleet is off कराची. अरेबियन सी में कराची के बाहर पोजीशन हो चुका है. देखिए, जो आईएनएस विक्रांत है, उसकी जो मानक क्षमता है या उसकी जो एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जब कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म एयरक्राफ्ट कैरियर जब मूव करता है, तो उसके साथ आप देखिए साहब, ऑयल टैंकर से लेके, डेस्ट्रॉयर से लेके, फ्रिगेट से लेके, माइन स्वीपर से लेके, सबमरीन से लेके, पूरा का पूरा एक जखीरा जाता है. इट इज नॉट ए वन शिप मोमेंट के एक शिप वहां पे चला गया. तो आईएनएस विक्रांत का वहां पे पोजीशन करना, इट शोज के जिस तरह से 1971 में इंडियन नेवी ने अरेबियन सी पे पूरा कंट्रोल कर दिया था. इवन पाकिस्तान के जो मर्चेंट शिप्स थे, वो भी ये बोलते थे कि भाई जो परमिशन लेनी है इंडियन नेवी से लीजिए, पाकिस्तान नेवी का या पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं. दिस वाज द सिनेरियो इन 1971 एंड नाउ आई एम फोर्सिंग, मैं ये देख पा रहा हूं कि द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन. इकोनॉमिक क्रैकडाउन इसको बोलते हैं, कि वार से पहले आप इकोनॉमिक क्रैकडाउन कीजिए, जहां पे उनके मालवाहक जहाज इधर से उधर जा सके ना आ सके. जिसी तरह से आर्मी अपना इंडियन नेवी उसको रोकेगी, पाकिस्तान के अंदर चीजों की कमी पड़ेगी, सज्जो सामान की कमी पड़ेगी, खाने पीने के सामान की कमी पड़ेगी, तेल पेट्रोल डीजल की कमी पड़ेगी, फ्यूल की कमी पड़ेगी. और इससे होता क्या है कि मेटलिस्टिक चीजों की, तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी तो कमी होती है. इसके अलावा क्या होता है कि मोरल बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है आर्म्ड फोर्सेस का और पॉलिटिकल लीडरशिप का. जो ऑलरेडी मोरल इतना नीचे है, वो मोरल और नीचे चला जाएगा. दैट विल बी अवर फर्स्ट विक्ट्री. नंबर 1 ये तो हो गया, वेस्टर्न सी बोर्ड की बात हो गई. और इन केस जब वहां पे आपकी पोजीशंस ले ली जाती हैं, पोजीशंस लेने के बाद में इन केस ऑफ द वॉर you have an upper hand because you are already there, you have vacated that area,
की प्रेजेंस है, तो जो हैवॉक, जो पहले अटैक में जो हैवॉक होता है वो अनइमेजिनेबल होता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा अनइमेजिनेबल। 1971 में हमारे मिसाइल बोट्स ने कराची हार्बर को कंप्लीटली एंड कंप्लीटली तबाह कर दिया था। 6 घंटे तक तो पाकिस्तान को यह पता नहीं चला था कि यह एयर स्ट्राइक है या दिस इज ए स्ट्राइक फ्रॉम द सी, वेदर इट हैज बीन अटैक्ड बाय द इंडियन नेवी, क्योंकि उनके जो ऑयल रिजर्व्स थे, जो टैंक थे ऑयल के, उनके अंदर आग लग गई थी और जो कराची के अंदर शिप्स खड़े हुए थे वो डुबा दिए गए थे। पूरा का पूरा कराची हार्बर जल उठा था। ये हमारे एडमिरल नंदा साहब का एक मास्टर स्ट्रोक था जो आज तक भी इसको याद किया जाता है। मिसाइल बोट, रशियन मिसाइल बोट थी जिनकी कैपेसिटी वहां तक जाने की नहीं थी, उनके अंदर इतना, क्योंकि जब रशिया ने हमको वो मिसाइल बोट दी थी तो पाकिस्तान ने ये ऑब्जेक्शन उठाया था कि दीज मिसाइल बोट्स विल बी यूज्ड अगेंस्ट अस, बट रशिया ने यह प्ली ली थी कि भाई इन मिसाइल बोट्स की कैपेसिटी नहीं है कराची हार्बर तक सेल करने की, बिकॉज इनकी फ्यूल कैपेसिटी इतनी नहीं है। बट व्हाट इंडियन नेवी डिड, उन्होंने उन शिप्स को टो करके लेके गए, इंजन स्विच ऑफ करके दूसरे शिप से लेके गए और कराची हार्बर के बाद छोड़ करके शिप्स वापस आ गए और इन्होंने वहां पर स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके दे केम बैक। सो इस तरह के जो मास्टर स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो स्ट्रेटेजी इंडियन नेवी वेस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर उसको डेफिनेटली रिपीट करेगी और इस तरह का मंजर वहां पर होगा। दूसरा, आप आइए चटगांव की तरफ, जो बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, वहां भी नेवी का बहुत अच्छा काम था चटगांव की तरफ भी, बट अब वहां का सीन नहीं है बिकॉज वो बांग्लादेश का एरिया है। दैट एरिया आई डोंट थिंक दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू रीच देयर, तो वहां पे कोई थ्रेट इस तरह की नहीं है। यस, चाइना की बात है, चाइना will not come directly into this war at all. If war happens, China will not be a direct participant in this war. चाइना जरूर जिस तरह की सिचुएशन है उसके अंदर, क्योंकि चाइना का स्टेक बहुत ज्यादा है, चाइना का ग्वादर पोर्ट है, पीओके के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनके नेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, तो चाइना जरूर उनको मिलिट्री एड, हथियार, पैसा, ये सारी चीजें पीछे से दे सकता है, क्योंकि चाइना का बहुत ज्यादा, चाइना नहीं चाहेगा कि वहां पे इस तरह का वो हो, और चाइना विल नेवर कम डायरेक्टली इनटू द वॉर, चाइना विल नेवर कम डायरेक्टली इनटू द वॉर। सो अगर हम आर्मी की बात करें, देखिए एयरफोर्स हैज ऑलवेज बीन एन एज, स्विफ्ट वॉर, और जो ज्यादा हैवॉक, ज्यादा जो enemy is taken by surprise, that happens through air force. We have a strong air force, we have a capability जहां पे, हाँ ये जरूर है कि जब भी हमारी मोमेंट्स होंगी, चाहे इंडियन नेवी की मोमेंट्स हैं, चाहे इंडियन एयरफोर्स की मोमेंट्स हैं, चाहे हमारी इन्फेंट्री की मोमेंट्स हैं, जो भी मोमेंट्स होंगी सैटेलाइट के थ्रू चाइना विल प्रोवाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट टू पाकिस्तान, वो जरूर हमें गार्ड करना पड़ेगा। आई एम श्योर द पीपल हु आर इन द बिजनेस, पीपल हु आर सिटिंग ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स, दे आर टेकिंग कोग्निजेंस ऑफ दिस, के दे विल डेफिनेटली टेक कोग्निजेंस ऑफ दिस, कि चाइना, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं चाइना दे कि भाई चाइना थ्रू देयर सैटेलाइट दे मे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ट्रूथ मूवमेंट टू पाकिस्तान। तो उसके लिए काट है हमारे पास, वो जब जिस टाइम ये चीजें सारी बाहर आएंगी तो वो पता चलेगा। अभी उन चीजों का खुलासा करना या उन चीजों के ऊपर बात करना, उस तरह की स्ट्रेटेजीज का खुलासा करना इस समय ठीक नहीं होगा। क्या इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस या भारत क्या कर सकता है साहब? देखिए बालाकोट और उरी का जो हुआ, दैट वाज ए ट्रेलर वेयर इन वी टारगेटेड ओनली द टेररिस्ट ग्रुप्स हेडक्वार्टर्स, देयर टेररिस्ट कंसंट्रेशन एरिया, जहां टेररिस्ट के कैंप चल रहे थे उनको अटैक किया गया था। बट दिस नेशन इज डिमांडिंग द बिगर ऑपरेशन। हमें टेररिस्ट को नहीं, टेररिस्ट की मां को मारना है। जहां से ये उपज हो रही है, जहां से ये डायरेक्शंस मिल रहे हैं, वो क्या है? वो पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप है। पाकिस्तान का रावलपिंडी स्थित हेडक्वार्टर है, आर्मी हेडक्वार्टर है। उनका जो
आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, जो उनकी फाइटर प्लेन्स के स्क्वाड्रंस हैं, जो उनके अम्यूनिशन डिपोज हैं, जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं, उनको टारगेट, देखिए इंडियन गवर्नमेंट उनको टारगेट कर सकती है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस उनको टारगेट कर सकती है, एंड पाकिस्तान उसी चीज से डरा हुआ है। जनरल आसिम मुनीर इज अंडरग्राउंड, ही इज नॉट सीन आफ्टर मेकिंग दैट स्टेटमेंट, ही हैज वैनिश्ड। दूसरा, अभी शहबाज शरीफ जो है वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए हैं या हॉस्पिटलाइज होने वाले हैं। ही हैज आल्सो हेल्थ इश्यूज, उनका भी बयान आ गया है, एक आउट हो गया ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन के ही इज नॉट फीलिंग वेल। ऑफिशियल डिक्लेरेशन है सर, ही इज एडमिटेड इन कमांड हॉस्पिटल। या ही इज एडमिटेड, एंड आप कुछ टाइम में देखेंगे कि जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो भी इसी तरह का कुछ ना कुछ बहाना मंगाएंगे, उनको भी दस्त लगने वाले हैं बहुत जल्दी। उनके भी आप देखेंगे जिस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलेआम मीडिया में यह बोल दिया हो कि 3 दशक से 30 साल से वी आर नर्चरिंग टेररिस्ट्स, वी आर रनिंग टेररिस्ट ग्रुप्स अब इन ऑन अवर सॉइल, इन अवर कंट्री। भारत यही तो पहले से बोलता चला आ रहा है, वी हैव प्रूव्ड एन नंबर ऑफ टाइम कि भाई आप एक फैक्ट्री बन चुके हो, आप एक देश नहीं हो, आप एक टेररिज्म का हब बन चुके हो, इंटरनेशनल हब। इतना टेररिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं नहीं है जितने पाकिस्तान के अंदर हैं, एंड अब पाकिस्तान उन्हीं के अंदर स्वाहा होने वाला है। तो पाकिस्तान हैज रियलाइज्ड इट मच लेटर कि भाई ये हमने क्या किया 30 साल से, व्हाट हैव बीन डूइंग, व्हाट वर वी डूइंग। रही बात कि आसिम मुनीर आर्मी जनरल पाकिस्तान के, उनके बयान के बाद जो ये काम शुरू हुआ या उनके डायरेक्शंस में जो काम शुरू हुआ, पहलगांव में 26 लोग तो हमारे आपने हलाक कर दिए, बट इससे पीछा नहीं छूटेगा। नाउ ही हैज गॉन अंडरग्राउंड, he doesn't have face to show because army, let me tell you, army, air force and navy पाकिस्तान की इस स्थिति में नहीं है कि आज वार लड़ सके। मैंने आपको बताया था 5 सबमरीन में से 3 सबमरीन लॉन्ग रिफिट के अंदर है, लॉन्ग रिपेयर के अंदर है, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट, एंड वेयर एज वी हैव न्यूक्लियर सबमरीन आल्सो इंडिजीनियस, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इज इंडिजीनियस, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर अनिस विक्रांत, इट इज इंडिजीनियस प्रोडक्ट, ये हमने भारत में बनाया है, न्यूक्लियर सबमरीन भारत में बनाई है। तो एक तरफ वहां के आवाम, वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं पाकिस्तान के, वो ऑलरेडी मीडिया में ये बोल चुके हैं कि भाई वार के अंदर हमारा भारत के साथ हम लोहा नहीं ले पाएंगे। एंड देखिए जो जितने भी ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, सो फार इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन डिफेंस फोर्सेस वर ट्राइंग टू एलिमिनेट टेररिस्ट इंस्टॉलेशंस और टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स। नाउ बात उससे आगे बढ़ गई है, बात उससे आगे इसलिए बढ़ गई है कि जो पहले हमने बालाकोट उरी में ये जो किया उसका कोई असर हुआ नहीं ज्यादा है। वो कुछ लोग मारे गए, मारने के बाद में वो फिर रीग्रुप हो गए। और देखिए सिचुएशन इसलिए आज की तारीख में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि आज अगर हमने पाकिस्तान को ठिकाने नहीं लगाया तो अगले 50 साल ठिकाने नहीं लगा पाओगे, क्योंकि सिचुएशन इज इन योर फेवर। बिल्कुल ठीक। लीव असाइड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो है, इनकी जो फौज है, जो जितनी भी फौज है वो बलूचिस्तान में लगी हुई है या अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है। इनके लिए उसको डाइवर्ट करना इधर एलओसी पे और कश्मीर के अंदर पीओके के अंदर उसको डाइवर्ट करना, इट विल बी वेरी फैटल, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, दे कैन नॉट डू इट। सो आप देखिए एक जो सामरिक दृष्टि से जो आज जो सिनेरियो बनता है, वार थिएटर जो बनता है, वो इंडिया के फेवर में दिखाई देता है। आप किसी भी नजरिए से देख लीजिए, चाहे आपके पास घातक हथियारों की लिस्ट हो, बहुत लोगों ने वो लिस्ट जो है पब्लिक डोमेन में है, जो शेयर की है, कितने फाइटर प्लेन पाकिस्तान के पास है, कितने भारत के पास है, सबमरीन कितनी है, तमाम पब्लिक डोमेन में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर, पब्लिक डोमेन में घूम रहा है। तो ये देखिए आप ये देखिए कि भारत के पास
बहुत बड़ा एज है आज इस नासूर को खत्म करने का। जी अगर ये नासूर आज खत्म नहीं किया गया अवनीश जी, ये अपॉर्चुनिटी आपको अगले 50 साल तक नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, बिल्कुल। और जो मुझे लगता है सर कि हमारी सरकार का भी तेवर यही है। अच्छा सर, जिस तरीके से ये हुआ कि कल जो तीनों सेनाध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई, उससे खबर निकल के आई कि सेना को फ्री हैंड दे दिया। सर मैं चाहूंगा एक लाइन में जरा बताइएगा, सेना को फ्री हैंड देने का क्या मतलब समझा जाता है? देखिए सर, सेना को फ्री हैंड देने का मतलब यह समझा जाता है कि व्हाट एवर स्ट्रेटेजीज, प्लान, वार गेम यू हैव मेड, जिस तरह से इस सिचुएशन को, क्योंकि सेना अध्यक्ष या आर्मी ने तीनों विंग कंटिन्यूअस मिनिस्ट्री के कॉरेस्पॉन्डेंस में, कनेक्शन में ये आदान प्रदान होता रहता है। हर ठीक, हर हर फौज का अंग इस चीज को भांप लेता है कि गवर्नमेंट चाहती क्या, लीडरशिप चाहती क्या है। तो फ्री हैंड देने का मतलब यह होता है कि यू आर नाउ फ्री टू डू योर ऑपरेशंस एंड डू योर प्लानिंग। सो ऑपरेशंस का मतलब यह है कि जैसा शिमला समझौता खत्म हुआ, देखिए रीड बिटवीन द लाइंस, आपको इसके बीच में पढ़ना पड़ेगा कि एक तरह से ये फौज के लिए ऑर्डर है कि शिमला समझौता कैंसिल हो चुका है, एलओसी का कोई मतलब नहीं है अभी। एलओसी हैज बीन फिनिश्ड बाय कैंसिलिंग द शिमला समझौता। उसके 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 बाद में यू कैन नॉट से कि एलओसी क्रॉस क्यों की या एलओसी पे फायरिंग क्यों हुई। तो उस तरह का सॉफ्ट टारगेट जहां भी टारगेट्स हमें मिलता है, जहां भी उस तरह का मिलता है। फ्री हैंड का मतलब यह है साहब, नाउ नेवल चीफ and Western Command and Eastern Fleet, they are free in Indian Navy to plan the positioning of their warheads. They can plan to, they can plan. Yes, definitely. With time, they can escalate the pressure. It is pre-war या pre-operation एक tactics है कि भाई आप उसको escalate कीजिए. You please reach nearer to the enemy position. एडवांटेज पोजीशन ले लीजिए। आपको फ्री हैंड का मतलब है कि आप ऐसी पोजीशन ले लीजिए जहां से जब आपको मौका मिले उसी टाइम ठोक दिया जाए, या ऊपर से ऑर्डर आए कि आज इस चीज को कर दीजिए, टुडे यू कैरी आउट दिस मिशन, तो इमीडिएटली यू शुड नॉट से कि सर अभी तो वो फलानी चीज वहां है, फलानी चीज यहां नहीं। यू आर mentally and operationally prepared. I am sure in yesterday's meeting. Operationally prepared, बिल्कुल। Yesterday's meeting, ये बहुत बड़ी बात। ये जो कल की साहब जो मीटिंग थी, इसके अंदर आर्मी, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस, अजीत डोभाल जी, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। These are the people who are going to decide the operational impact of the Indian Defense Forces. So ये एक ऑपरेशनल रेडीनेस है। ऑपरेशनल रेडीनेस आप अपनी पोजीशंस ले लीजिए, अपनी पोजीशंस डाल दीजिए जहां भी देखिए ये तो ऑलरेडी प्लान होता है कि कहां हमने क्या करना है, किस तरह से करना है। बट ये एक जो स्टेटमेंट है ये इसलिए होता है कि भाई नाउ वी विल टेल यू or you decide and come back to us and tell us, political leadership, कि सर this is our plan. So बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन, मैं एक चीज और लाना चाहूंगा यहां पे। देखिए हमारे पास जो कहीं भी आपके चैनल्स में या कहीं भी बात नहीं हो रही है, वी हैव मार्कोस, like Americans have SEAL commando, we have Marcos commando, Marine commando. Marine commandos की जो कैपेबिलिटी है साहब, वो इतनी घातक है कि उनकी स्पेशलाइजेशन ये है, they can fight any situation in the land, under water and the sky. Their training is that is why they are so powerful. And after SEAL, Indian Marcos are the one who are capable in carrying out any operation under the sea, on the land and in the air. तो आप ये देखिए, आई एम श्योर कि जब भी ये सिचुएशन होगी, अब जब होगी ये सिचुएशन, यू विल फाइंड दैट
मैरिन कमांडोज विल बी यूज, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, दे ऑपरेट इन पेयर्स, इन बडी, एंड मे बी इन ग्रुप ऑफ 3, 4, 5, 6 एज द सिचुएशन डिमांड्स। उस तरह के कम संख्या में ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, बट जो आउटकम होता है, जो अटैक का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, वो मैनीफोल्ड होता है। तो आई एम श्योर कि आप देखिए कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है, हमारे पास इतने घातक ट्रेंड मार्कोस हैं नेवी के पास कि जो अंडर वाटर, लैंड एंड एयर तीनों में दक्ष हैं, सक्षम हैं किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देने के लिए। तो आई एम श्योर कि ये सारी जो एसेट्स हैं, ये हमारी मिलिट्री एसेट्स हैं, ये हमारी ह्यूमन एसेट्स हैं, ये हमारी एक आप बोलेंगे कि हमारा एक ये 24 कैरेट गोल्ड जिसको बोलते हैं, जो अचूक ना फेल होने वाले एसेट्स हैं हमारी। इन एसेट्स का अभी कमाल देखेंगे आप, जलवा देखेंगे इनका भी जब ये होगा। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हर फौजी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में साहब, इन्फेंट्री में, आर्टिलरी में, मार्कोस में, पैरा में, इस दिन का इंतजार करता है कि किस दिन ऑर्डर मिलेगा, किस दिन वहां हम चढ़ेंगे और चढ़ करके ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगले 50 साल तक, जैसे 1971 के बाद में इनको 10, 15, 20 साल समझ नहीं आया, 1990 के बाद इन्होंने शुरू किया कि ये छुट भइयों को भेज करके बेगुनाह लोगों को मारो, छोटे छोटे जो है हादसे कराओ। ये मैं आपको बता दूं साहब, 13 लाख की हमारी आर्मी, 1.5 लाख, 1.25 लाख की हमारी एयरफोर्स, 60-70 हजार की हमारी इंडियन नेवी, ये सारे के सारे लोग उस दिन का इंतजार करते हैं। देखिए यही एक खूबी होती है साहब। आप देखिए डिफेंस फोर्सेस में जो आदमी जाता है, वहां उसको पता है कि मेरे को केवल तैयार ही एक दिन के लिए किया जा रहा है, एंड द डे हैज कम। आप देखेंगे कि किस तरह से इस बार हर बंदा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पॉलिटिकल, इंटेलिजेंस, आम नागरिक, हर बंदा आर पार के मूड में कि इस नासुर को खत्म करो। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा, इंडिया को अगर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, तो इस पाकिस्तान नासूर को खत्म करना ही पड़ेगा, करना ही होगा, लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल ठीक बात है सर। और आपने जो एक आइडिया दिया और अपनी जिम्मेदारियों से को निभाते हुए कि हम बहुत सारी ऐसी तकनीकी चीजें हैं, स्ट्रेटेजिक चीजें हैं जिसे नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग और सीसीएस की मीटिंग से एक और बड़ी मीटिंग आज हो रही है, सीसीपीए, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये ऑलमोस्ट एक तरह से सुपर कैबिनेट कही जाती है। और आप याद कर सकते हैं कि इससे पहले सीसीपीए की मीटिंग कब हुई, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त ऐसे सभी एलिमेंट्स पर जल, थल और नभ, इन तीनों तरफ से हमले के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है। और जो सनातनी नृशंस हत्या के शिकार हुए हैं कश्मीर में इस्लामिक टेररिज्म से, उसे कराने वाले पाकिस्तान और अपने भीतर के आधे पाकिस्तान, इन दोनों के साथ हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं। हमारी सेनाओं को सैल्यूट। सर, जिस तरह का तेवर है उस तेवर से साफ है कि अब आगे क्या होने वाला है। कमांडर सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और कमांडर सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।